दोस्तों, अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है अनअकैडमी प्रोडिजी टेस्ट। जी हाँ, अनअकैडमी का ऑनलाइन स्कॉलरशिप टेस्ट है जहां बच्चे आईआईटी जेईई के लिए, नीट यूजी के लिए और फाउंडेशन के लिए स्कॉलरशिप टेस्ट दे सकते हैं। 5 करोड़ रुपए के यहाँ पर प्राइजेस आपके लिए रखे गए हैं। दोस्तों, अगर आप आईआईटी जेईई और नीट में अच्छी मार्किंग लाना चाहते हैं, ऑल इंडिया रैंकिंग में आना चाहते हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि प्रोडिजी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। इन सभी लोगों ने लास्ट ईयर प्रोडिजी में भाग लिया था। जैसे शुएब आफ्ताब की बात करें तो इनका जो ऑल इंडिया रैंकिंग था प्रोडिजी में वो सेकंड था, और जब रिजल्ट आया 2020 नीट यूजी का तो उनका ऑल इंडिया रैंकिंग 1 था। यहाँ पर अगर कार्तिकेय अग्रवाल की बात करते हैं तो प्रोडिजी में इनका रैंकिंग 9 था ऑल इंडिया रैंकिंग। जब नीट यूजी का रिजल्ट आया तो ऑल इंडिया रैंकिंग इनका रहा 21st। साथ ही में रौनक डालमिया और मंथान डालमिया का भी उसी तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ पर प्रोडिजी का उनका रैंकिंग है और ये ऑल इंडिया रैंकिंग है। दोस्तों, ये जो हमारी स्कॉलरशिप एग्ज़ाम होने वाली है 24 और 25 ऑफ अप्रैल को होने वाली है, इसके लिए आप इनरोलमेंट कर सकते हैं। और इनरोलमेंट के लिए यहाँ पर इनवाइट कोड जो है आप पवन वाघ इनवाइट कोड यूज़ कर सकते हैं। जो बच्चे प्रोडिजी में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे उन्हें चांस मिलेगा कोलकाता नाइट राइडर के प्लेयर्स के साथ मिलने का। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ा ही अमेजिंग ये ऑफ़र है, इसे तो आप लाइफ लॉन्ग भूलने वाले नहीं हैं। साथ ही में आपको आगे बता दूं मैं कि 5 करोड़ की स्कॉलरशिप में क्या क्या आपको मिलने वाला है। तो यू कैन विन अमेजिंग प्राइजेस लाइक मैकबुक, आईफोन, आईपैड, अमेजॉन इको एंड स्कॉलरशिप वर्थ 5 करोड़ रुपीज़। तो आप सभी के लिए अनअकैडमी एक बहुत बड़ा ऑफ़र लेके आया है, एक बहुत बड़ी स्कॉलरशिप लेके आया है। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आईआईटी जेईई के अलग अलग ईयर के जो बच्चों ने टारगेट करके रखे, जैसे जो बच्चे 2021 में इस एग्ज़ाम को देने वाले हैं उनका स्कॉलरशिप टेस्ट 24 अप्रैल को होने वाला है। जो 2022 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उन लोगों के लिए उनका जो स्कॉलरशिप टेस्ट होगा वो 25 अप्रैल को होने वाला है 11 AM को। और जो स्टूडेंट्स 2023 में आईआईटी जेईई देने वाले हैं उनका एग्ज़ाम 25 अप्रैल को होने वाला है 1 PM से लेकर 2:30 PM तक। उसी तरह से नीट की भी डेट्स दे के रखिए आपको। जो 2021 में देने वाले हैं उनकी 24 अप्रैल को, जो 2022 में देने वाले हैं उनकी 25 अप्रैल को, और जो 2023 में देने वाले हैं उनकी 25 अप्रैल को। और जो बच्चे 9-10 के हैं, फाउंडेशन फॉर क्लास 9-10 मूविंग स्टूडेंट्स, वो 24 को दे सकते हैं, 3 PM को एग्ज़ाम होने वाली। और फाउंडेशन ऑफ क्लास 8th and 9th मूविंग स्टूडेंट्स वो जो है 24 ऑफ अप्रैल को यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यहाँ पर उनकी एग्ज़ाम होनी है। दोस्तों, इनरोलमेंट कर लीजिए और इनवाइट कोड जो है पवन वाघ यूज़ कर सकते हैं। साथ में मैंने आपको ये यहाँ पर लिंक दे के रखी है, इस लिंक की मदद से आप जाके इनरोलमेंट कर सकते हैं। ये लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दे के रखी है, वहाँ से आप इनरोलमेंट कर लीजिए। आशा करता हूँ कि आप अनअकैडमी प्रोडिजी में बहुत अच्छे से परफॉर्म करेंगे। लेट्स क्रैक इट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन वाघ अकेडमी। आई एम अंकिता, योर फ्रेंड एज यूजुअल गाइस। और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे आपका नेक्स्ट वाला पार्ट एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17 एंड 18 वाले चैप्टर का। ये चैप्टर जो है ना, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो होते हैं ना इसको छोड़ देते हैं, बट मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि इस चैप्टर को बिल्कुल भी छोड़ना मत, क्योंकि ये चैप्टर जो है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आप ये चैप्टर को छोड़ने की कोशिश करते हो तो आपके बहुत सारे MCQs हो सकता है कि कुछ वेरी शॉर्ट आंसर्स, ऐसे बहुत सारी जगह पे आप आंसर्स नहीं कर पाओगे। इसलिए ये चैप्टर को भी आपको करके जाना है। बहुत इजी है, इतना भी हार्ड नहीं है जितना आप लोग सोचते हो, और एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब इस चैप्टर को हम लोग देखेंगे, इसके देखेंगे आज नेक्स्ट वाले पार्ट को, ठीक है। तो लास्ट वाले क्लास में हम लोगों ने ओजोन वाला पूरा सेक्शन कंप्लीट कर लिया था। जितने भी ओजोन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन थे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी, वो सब हम लोगों ने लास्ट वाले क्लास में डिस्कस कर लिया था। अब उसी के कंटिन्यूशन में आज के क्लास में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कंपाउंड्स ऑफ सल्फ़र को, कि सल्फ़र के एक्चुअली कौन से कंपाउंड्स होते हैं। फिर उनका प्रिपरेशन देखेंगे, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, यूजेस, एप्लीकेशंस, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। चलिए गाइस, ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना डिस्कस करते हैं अपने इतने खतरनाक वाले इंटरेस्टिंग चैप्टर को, ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहला जो हम लोग पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं गाइस, वो रहेगा आपका कंपाउंड्स ऑफ सल्फ़र। हम लोग कंपाउंड्स ऑफ सल्फ़र को डिस्कस करने वाले हैं। इसी सल्फ़र को सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, ये SUL PHER को ही आप SUL FUR भी लिख सकते हो। दोनों में से कुछ भी चलता है, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि PH ही चाहिए या F ही चाहिए, दोनों अलाउड है। कुछ बुक्स में ऐसा रहता है, कुछ बुक्स में वैसा रहता है, ठीक है। अब जो कंपाउंड्स ऑफ सल्फ़र रहते हैं ना, ये टोटल 2 टाइप के हैं जो हम लोग को स्टडी करना है।
सबसे पहला आपका सल्फ़र का कंपाउंड है SO2 जिसको हम लोगों को स्टडी करना है, और सेकंड जो कंपाउंड है गाइज वो है आपका H2SO4, इसको भी हमको डिस्कस करना है। एक है SO2 और एक है H2SO4। ये जो आपका SO2 है इसी का नाम होता है सल्फ़र डाइऑक्साइड। इस SO2 का नाम क्या होता है? सल्फ़र डाइऑक्साइड। देखो कैसे, ये है S मतलब सल्फ़र, ये है ऑक्सीजन, इसीलिए इसका नाम क्या है? ऑक्साइड। लेकिन ऑक्सीजन कितने हैं? 2, इसीलिए नाम भी क्या आया? डाइऑक्साइड। अगर मैं बात करती हूँ H2SO4 की, तो इसको तो बहुत बार देखा है हम लोगों ने। आप लोगों ने अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो वहाँ पे बहुत बार आया होगा ये। इसका नाम क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है गाइस, तो अगर मैं बात करती हूँ ना, तो हम लोग को कंपाउंड्स ऑफ सल्फ़र में सल्फ़र डाइऑक्साइड को डिस्कस करना है और H2SO4 को डिस्कस करना है। फिर फ्यूचर में हमें सल्फ़र डाइऑक्साइड में भी हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ देखने का है, सल्फ़र डाइऑक्साइड का प्रिपरेशन देखने का है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखने का है, मतलब ये केमिकल रिएक्टिविटी बोलो या केमिकल प्रॉपर्टीज़ बोलो। फिर इसके भी हम लोग को यूजेस देखने का है और इसके भी हमको फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को देखने का है। ये मैं चार्ट आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि हम लोग को एक क्लियर कट आइडिया मिल जाएगी कि हम लोगों को डिस्कस क्या क्या करने का है। फिर हम लोग को पढ़ना बहुत आसान हो जाता है अगर क्लियर कट आइडिया मिल जाए तो, ओवरऑल एक व्यू मिल जाए तो। ठीक है, सिमिलरली सल्फ़र डाइऑक्साइड में भी आपको सबसे पहले डिस्कस करना है कि सल्फ़र डाइऑक्साइड का प्रिपरेशन कैसे रहेगा। फिर उसी के बाद हम लोग इसमें भी डिस्कस करेंगे कि सल्फ़र डाइऑक्साइड की केमिकल रिएक्टिविटी कैसी रहेगी। केमिकल रिएक्टिविटी मतलब भी उसकी केमिकल प्रॉपर्टी कैसी रहेगी, उसमें भी हम लोग डिस्कस करेंगे उसके यूजेस को और उसके फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को। ये जो पार्ट है ना, ये देखो हर तरफ कॉमन है। अब ये दोनों के दोनों कंपाउंड सल्फ़र के क्यों है, ज़रा देखो इधर, यहाँ पे भी आपका सल्फ़र आ रहा है ना, यहाँ पे भी आपका सल्फ़र आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों के दोनों कंपाउंड आपके किसके हुए? सल्फ़र के हुए। ठीक है, ये पहली पॉइंट। सेकेंड पॉइंट आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि ये जो प्रिपरेशन होता है ना, इसी प्रिपरेशन के अंदर में आपका कॉन्टैक्ट प्रोसेस आएगा, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ठीक है, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इतना पार्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के क्लास में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसमें से भी सबसे ज़्यादा खतरनाक वाला इंपॉर्टेंट पार्ट जो है ना, वो आपका ये वाला है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ज़्यादा। हर साल आप देखो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखो, हर साल 3 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिला है, हर साल। और है कुछ भी नहीं उसमें, इतना ईजी बना दूंगी ना आज इस प्रोसेस को, आपको लगेगा कि ये प्रोसेस मैं छोड़ने की बहुत बड़ी गलती कर रहा था। चलिए गाइस, तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना डिस्कस करते हैं वन बाय वन ऑल द थिंग्स को। ठीक है, चलिए ले लो सबसे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट। चलिए, तो अब गाइस हम लोग सबसे पहले देखेंगे, जैसे कि एज पर चार्ट हम लोग जा रहे हैं। सबसे पहले SO2 को डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम सल्फ़र डाइऑक्साइड है, और उसमें भी हम लोग किसको डिस्कस करने वाले हैं? उसके प्रिपरेशन को। तो चलिए देखते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना इसके प्रिपरेशन को। चलिए, सबसे पहले मैंने हेडिंग डाला है SO2। SO2 मतलब ही आपका सल्फ़र डाइऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड। आप लोग सल्फ़र का स्पेलिंग कुछ भी लिख सकते हो। अब क्या होने वाला है ज़रा ध्यान देना, मैं ऐसा नहीं करने वाली हूँ कि पहले आपको एक मेथड पढ़ाऊँगी फिर उसको समझाऊँगी, फिर दूसरी मेथड पढ़ाऊँगी उसको समझाऊँगी, फिर तीसरी पढ़ाऊँगी उसको। अपने पास उतना टाइम थोड़ी ना है, इसलिए हम लोग इसको एकदम बेस्ट तरीके से अपने कंपैरेटिव फॉर्म में पढ़ेंगे। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप लोग इसके नोट्स बनाओगे, या अगर आप लोग वीडियो के साथ साथ नोट्स बना रहे हो ना, तो बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो एक रिक्वेस्ट तो ये है कि अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो तो जस्ट चिल मार के वीडियो मत देखो कि बस चिप्स खाते खाते वीडियो देख रहे हैं, यस ऐसा चल रहा है। अगर वीडियो देखना है ना, सीरियसली बता रही हूँ मैं, एक कॉपी और एक पेन ये लेके नोट्स बनाते हुए चलो। अदरवाइज़ आप अगर बाद में नोट्स बनाओगे तो वो पेंडिंग में रह जाता है, और सच में कभी नोट्स बनते नहीं हैं। जो करना है अभी करना पड़ता है, तो बाद में कभी होता नहीं। ठीक है, ये काम तो हो जाएगा आपका। और नोट्स बनाते वक्त जैसे मैंने बनाया ना, बिल्कुल आप लोग वैसे बनाओ, क्योंकि बुक के अगर मेथड के हिसाब से गए तो फिर दिमाग भी घूमने लग जाता है ना। तो चलिए देखते हैं हम लोग इस पार्ट को। अब जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है सल्फ़र डाइऑक्साइड में, हम लोग स्टडी कर रहे हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मतलब ही हम लोग सल्फ़र डाइऑक्साइड को, मतलब ही हम लोग SO2 को प्रिपेयर कैसे करेंगे वो हम लोग देखने वाले हैं। तो बेटा इसके पास में, हमारे पास में टोटल 3 टाइप के मेथड्स है जिसकी हेल्प से हम लोग इस सल्फ़र डाइऑक्साइड को प्रिपेयर कर सकते हैं, इस SO2 को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो आपका मेथड है वो है फ्रॉम सल्फ़र, कि सल्फ़र से आप लोग कैसे बनाएंगे। मुझे तो PHUR पसंद है, आप FUR भी लिख सकते हो। ठीक है, सेकंड रहेगा आपका फ्रॉम सल्फाइड, सेकंड आप लोग सल्फाइड से प्रिपेयर करेंगे। और थर्ड जो आपका रहेगा वो रहेगा फ्रॉम सल्फाइड, फ्रॉम सल्फाइड्स। और याद रखना है कि यही आपका इंडस्ट्रियल मेथड भी होता है,
इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब देखो बच्चों, इसमें आपको सबसे पहली काम की बात जो याद रखना है वो ये है, देखो ध्यान देना है। कभी कभी क्या होता है, हमें ये सब पता है, अगर आपको मैंने बोला ना कि बताओ सल्फर से बता दो, सल्फाइड से बता दो, सारे के सारे कर लेंगे। सबसे पहला पॉइंट ऑफ डिस्कशन मुझे जो डिस्कस करना है वो ये है, आधे स्टूडेंट को ये सल्फाइड और ये सल्फाइड है ना एक जैसे दिखता है, वो दोनों को सल्फाइड सल्फाइड ही करते पगले जैसे, वो सोचते भी नहीं कि यहाँ पे टी है, ये सल्फाइड ट है, सल्फाइड ट, और ये क्या है सल्फाइड ड, सल्फाइड ड। तो ये दोनों कंप्लीटली डिफरेंट है, सेम नहीं है। सेकेंड पॉइंट जो मुझे यहाँ पर डिस्कस करना है वो ये है, बहुत बार ऐसा हुआ है एग्जामिनर ने क्वेश्चन में डाला है, प्रीवियस ईयर के पेपर एनालिसिस करने के बाद बता रही हूँ, गिव द इंडस्ट्रियल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ SO2। सबकी वहाँ पे फीस हो जाती है, वो सोचते हैं ये इंडस्ट्रियल मेथड कहाँ से आ गया, मैं तो सल्फाइड पढ़ के आया था, सल्फाइड पढ़ के आया था और सल्फर पढ़ के आया था, ये इंडस्ट्रियल मेथड कहाँ से आ गया। और पता है कितने मार्क के लिए आता है, वो भी 2-2 मार्क के लिए आता है, भूल जाते हैं वो। बट आपको याद रखना है कि जो सल्फाइड होता है ना भाई, वही आपका इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है। जिसको ये बात नहीं पता, मुझे एक बात बताओ, अगर आपको रिएक्शन भी आती होंगी, सब पता है, बट अगर आपको यही नहीं पता कि फ्रॉम सल्फाइड को ही इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन बोलते हैं, तब क्या आप लोग वो क्वेश्चन को अप्रोच कर पाएंगे? क्या आप लोग वो क्वेश्चन को कर पाएंगे? अरे बिल्कुल भी नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए पता होना चाहिए, समझा या नहीं। चलो यहाँ पे आ जाओ, सारे के सारे क्या करने का है, सल्फर से बनाने का। वेरी इजी, सोचने की बात है, सल्फर से बनाना है, सल्फर मतलब ऐसा होता है। अब भाई बनाना क्या है, बनाना तो मुझे SO2 है, ठीक है। देखो भाई देखो, सल्फर डाइऑक्साइड अपनी हेडिंग का नाम है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन SO2 का ही करना है, मतलब मुझे SO2 बनाना है। SO2 ही आएगा राइट साइड में, क्योंकि वो मुझे बनाना है। किससे बनाना है? सल्फर से बनाना है। अब अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन सेंस, जस्ट अपना कॉमन सेंस अप्लाई करना। ऐसा नहीं कि आपको बड़ी बड़ी केमिस्ट्री आनी चाहिए, थोड़ा सा भी अगर कॉमन सेंस अगर आपका वर्क कर गया ना, तो सारे रिएक्शंस तो आप लोग यूँ करके आ जाओगे। खुद ही बताओ मुझे, यहाँ पे सल्फर है, यहाँ पे मुझे SO2 चाहिए, मुझे इसके अंदर में क्या डालना पड़ेगा? वेरी गुड, मुझे इसके अंदर में क्या डालना पड़ेगा? देखो मैंने आप सबकी मन की भाषा को पढ़ लिया। इसके अंदर में मुझे ऑक्सीजन को डालना पड़ेगा। सल्फर था, SO2 बनाना था, ऑक्सीजन को डाल देंगे, क्या बन जाएगा? SO2। भाई ये भी है आपका गैस, ये भी है गैस, ये भी है गैस। सल्फर शायद सॉलिड रहता है, ओके, सल्फर आपका सॉलिड नेचर का होता है, ठीक है भाई। चलिए आ जाएंगे सल्फाइड पर। सल्फाइड हम लोग को बनाना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लूँगी आपका Na2SO3 टाइम्स। ये मैंने क्या लिया? Na2SO3 टाइम्स। इसके अंदर में मैं डालूँगी H2SO4 को, इसके अंदर में मैंने H2SO4 को डाला है। अब मुझे बनाने का है क्या? जाहिर सी बात है, मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि मुझे पता है मुझे क्या बनाना है। मुझे क्या बनाना है? SO2 को बनाना है, इतना मुझे बहुत अच्छे से पता है। लेकिन देखो आपको क्या करना है। सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे SO2 को बनाना है, तो मैंने यहाँ पे SO2 लिख दिया। वो उसके लिए ज़्यादा सोचता नहीं है, SO2 बनाना है, SO2 लिख दिया। लेकिन आप लोग मुझे खुद ही बताओ कि यहाँ पे कुछ नया होने वाला है क्या? आधे लोग इसका भी प्रोडक्ट रट्टा मार के जाते हैं कि जब Na2SO3 H2SO4 के साथ में रिएक्ट होता है तो ये बनता है, ये बनता है, ऐसे बार बार पगले जैसे याद करते हैं। वो सोचते भी नहीं कि इसके लिए भी एक अपने पास ट्रिक है। भाई Na2SO3 क्या है? बेस है। H2SO4 क्या है? एसिड है। और जब भी एसिड और बेस एक दूसरे के साथ में रिएक्ट करते हैं, बचपन से क्या पढ़ते आए हो? सॉल्ट और पानी बनता है। जब भी एसिड और बेस एक दूसरे के साथ में रिएक्ट करते हैं, बनता क्या है? सॉल्ट प्लस एसिड। तो बस यहाँ पे भी भाई वही बनने वाला है। देखो ज़रा क्या क्या बनेगा। सबसे पहले तो आपका सॉल्ट बनेगा Na2SO4, और साइड बाय साइड आपका पानी भी बनेगा। बताओ कुछ भी इसमें रटना मारने वाला था क्या? भाई इसमें कुछ भी रट्टा मारने वाला था क्या? जल्दी बताओ सारे के सारे स्टूडेंट्स। कुछ भी नहीं था। तो भाई ये है आपका सॉल्ट और ये है आपका पानी, ठीक है। ये तो मुझे बनाना था, तो ये SO2 गैस को मैंने बना लिया, ठीक है। बहुत ईजी है। ये है आपका बेस, ये है आपका एसिड। क्या बनेगा? SO2 तो बनाना ही भाई, क्योंकि उसका प्रिपरेशन है। और साइड बाय साइड क्या बनता है? सॉल्ट प्लस पानी। एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस पानी। भाई इसका आपको नाम पता होना चाहिए। इसका नाम होता है सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड। अब जाहिर सी बात है भाई, देखो इधर ये है सल्फाइड, ये भी है सल्फाइड। यहाँ पे Na लिखा है। Na मतलब क्या होता है? सोडियम।
ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। ये आपका S मतलब क्या होता है, सल्फर। O मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन। और SO2 तो आपका प्रोडक्ट है। चलिए अब सारे के सारे आ जाएंगे फ्रॉम सल्फाइड और फ्रॉम इंडस्ट्रियल मेथड, कि इंडस्ट्रियल मेथड की हेल्प से हम लोग कैसे क्या बनाएंगे सल्फर डाइऑक्साइड को। जाहिर सी बात है, सल्फर डाइऑक्साइड बनाना है इंडस्ट्रियल मेथड में, तो देखेंगे क्या क्या डालेंगे। सबसे पहले मैंने लिया ZnS को, सबसे पहले मैंने किसको लिया, ZnS को लिया। ZnS में मेरे को डालने का है O2 और अपन प्रोडक्ट बनाएंगे। चलो मैं इस O2 को भी फ़िलहाल के लिए नहीं लेती हूँ, और मैं ले रही हूँ FeS2। इसके अंदर भी कुछ डालेंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे। सबसे पहली बात तो आप सब लोग मुझे यहाँ पे ये बताओ कि यहाँ पे मैंने सल्फ़र वाला ही कंपाउंड क्यों लिया है। मेरी मर्ज़ी, मैं और कोई कंपाउंड नहीं ले सकती थी, क्यों मैंने सल्फ़र वाला कंपाउंड लिया। अरे भाई जाहिर सी बात है, मुझे यहाँ पे SO2 बनाना है। अगर मुझे SO2 बनाने का है तो मुझे सल्फ़र वाला ही कंपाउंड लेना पड़ेगा ना। अगर सल्फ़र रहेगा ही नहीं तो सल्फ़र बनेगा कहाँ से, सल्फ़र रहेगा ही नहीं तो सल्फ़र प्रोडक्ट में आएगा ही कहाँ से। समझा या नहीं समझा। अब सेकंड थिंग यहाँ पे ये है कि अगर मुझे यहाँ पे SO2 बनाना है, मुझे यहाँ पे SO2 बनाना है, तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन सेंस, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन सेंस मुझे यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा। मुझे यहाँ पे O2 चाहिए, SO2 चाहिए, जल्दी बताओ। सल्फ़र मुझे यहाँ से मिल जाएगा और मुझे क्या डालना पड़ेगा, ऑक्सीजन डालना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे भी डाला ऑक्सीजन को, मैंने यहाँ पे भी डाला ऑक्सीजन को। अब सच में बताओ, क्या इसमें रट्टा मारने वाला कुछ था क्या, कि ZnS O2 के साथ में रिएक्ट करता है और ये बनता है, FeS2 O2 के साथ में रिएक्ट करता है और ये, इसमें सच में कुछ रटने वाला था क्या यार। कुछ भी रट्टे मारने वाला नहीं था। फिर भी आप लोग रट्टा मारते हो, कुछ भी याद नहीं आता है। इसीलिए तो मैं बताती हूँ ना आपको, ऐसे पढ़ने का है, ऐसे पढ़ो, कॉमन सेंस लगा के पढ़ा ना, सब तगड़ हो जाएगा, एकदम सब तगड़ा हो जाएगा। तो SO2 चाहिए, S यहाँ से मिल गया, मतलब मुझे O2 डालना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे और कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। ये है Zn और ये है O, यहाँ पे आपका बनता है ZnO, और यहाँ पे Fe है और यहाँ पे है O, यहाँ पे साथ साथ और क्या बनता है, Fe2O3। ठीक है, ये जो होता है इसका नाम होता है जिंक सल्फाइड। क्या नाम होता है, जिंक सल्फाइड। इसका नाम होता है आयरन सल्फाइड। इसी को आप लोग आयरन पाइराइड भी बोलते हो, आयरन पाइराइड। और इसी को आप लोग जिंक ब्लेंड भी बोलते हो, जिंक ब्लेंड। ठीक है, इनके अंदर में ऑक्सीजन डाल रहे, यहाँ पे ये जिंक ऑक्साइड बनता है और ये क्या होता है आपका, आयरन ऑक्साइड। इसका नाम होता है आयरन ऑक्साइड और इसका नाम आपका क्या होता है, जिंक ऑक्साइड। ठीक है, क्लियर हो गया सबको एकदम बेस्ट तरीके से ये वाली थिंग। तो बस आपको यहाँ पे क्या क्या याद रखना है कि 3 मेथड है जिसकी हेल्प से हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड मैंने क्या बताया, फ्रॉम सल्फ़र, सल्फ़र के अंदर में ऑक्सीजन डालने का और सल्फ़र डाइऑक्साइड बनाने का। सेकंड था फ्रॉम सल्फाइड, सल्फाइड में कुछ भी नहीं करना है, बेस लिया, एसिड डाला। जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं बनता क्या है, सॉल्ट प्लस वाटर। लेकिन अपने SO2 को नहीं भूलना, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। फिर उसके बाद में था फ्रॉम सल्फाइड, यही आपका इंडस्ट्रियल मेथड है। होता क्या है, सल्फाइड वाला कंपाउंड ले लिया, ऑक्सीजन को डालना पड़ेगा क्योंकि SO2 चाहिए ना। क्या करेंगे भाई, SO2 बना देंगे, जो बच गया उसका ऑक्साइड बना देने का, काम खत्म। कितना मज़ा आया ना। मैंने सारे के सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ SO2 को एक ही फ्रेम में बिल्कुल आपके सामने कंपैरेटिव फॉर्म में रिप्रेजेंट करवा दिया। ले लो भाई सारे के सारे इसका स्क्रीनशॉट, नोट्स भी बिल्कुल ऐसे ही बनाना। चलिए अब हम लोगों ने जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड की मेथड ऑफ प्रिपरेशन को एकदम तड़ाकेदार तरीके से, बेस्ट तरीके से डिस्कस कर लिया। आई होप अब आपको रट्टा मारने का तो ज़रूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि मैंने आपको कंसेप्चुअली समझाया है। आप लोग भी ऐसे ही कंसेप्चुअली समझो, नोट्स भी बिल्कुल इसी फॉर्म में बनाना है जैसे मैंने बनवाए हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ को। भाई केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी हम लोग बिल्कुल ऐसे ही कंपैरेटिव फॉर्म में डिस्कस करने वाले, जिससे आपको केमिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। चलिए देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ को एकदम बेस्ट तरीके से विदाउट रट्टाफिकेशन किए। चलिए देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़, और ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी किसकी है, SO2 की है। ठीक है, लेकिन ये केमिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बार चार्ट बता देती हूँ कि कौन से चीज़ों के साथ में
हम लोगों को इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने का है, मतलब हम लोगों को किसके साथ में रिएक्शन करवाने का है। तो मैं यहाँ पे आपको लिख देती हूँ रिएक्शन ऑफ SO2 विथ, तो हम लोग को एक क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा कि हम लोग को किसके किसके साथ में रिएक्शन डिस्कस करना है SO2 की। ठीक है, तो जो फर्स्ट थिंग है जिसके साथ में हमको रिएक्शन डिस्कस करना है वो है आपका Cl2 के साथ में हमको डिस्कस करना है, हमको ऑक्सीजन के साथ में डिस्कस करना है, हमको NaOH के साथ में डिस्कस करना है, हमको Na2SO3 के साथ में डिस्कस करना है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमको रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी पे डिस्कस करना है। कौन सी प्रॉपर्टी भाई? रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी से भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया है, ये बहुत ज़्यादा IMP है भाई। ठीक है, और यहाँ से ये दोनों भी काफ़ी IMP है, Cl2 वाला भी IMP है और O2 वाला भी IMP है। ठीक है, इतना आपको अच्छे से आना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सल्फ़र के कंपाउंड से हर साल पेपर में क्वेश्चन आता है, हर साल। सल्फ़र और क्लोरीन दोनों इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करके जाना है। ठीक है, चलिए तो भाई केमिकल प्रॉपर्टी में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, ये पांचों के पांचों रिएक्शन हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी में डिस्कस करेंगे। चलिए तो ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना डिस्कस करते हैं अपने इस पार्ट को। देखेंगे सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं रिएक्शन ऑफ SO2 विथ क्लोरीन। हम लोग देखने वाले हैं रिएक्शन ऑफ SO2 विथ क्लोरीन। ठीक है, विथ Cl2 हम लोग रिएक्शन ऑफ SO2 विथ Cl2 डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले वाले पार्ट में। ठीक है, तो चलिए देखेंगे इस पार्ट को। गाइज यहाँ पे आपको क्या करना है ना, ज़रा ध्यान देना। यहाँ पे आप लोगों ने क्या किया, यहाँ पे आप लोगों ने सबसे पहले SO2 को लिया। ठीक है, SO2 को मैंने लिया, जाहिर सी बात है ये केमिकल प्रॉपर्टी है। केमिकल प्रॉपर्टी में हम लोग करते क्या है, इस चीज़ को एज अ रिएक्टेंट लेते हैं, इसकी रिएक्शन और बहुत सारे अलग अलग चीज़ों के साथ में कराते हैं और कुछ नए नए प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। वही होता है बस भाई, वही होता है। किसके किसके साथ में करवाना है उसका भी मैंने आपको चार्ट के फॉर्म में आइडिया दे दिया, अब मज़ा आएगा करने में। SO2 लिया, SO2 के अंदर है मैंने Cl2 को डाल दिया, तो इससे क्या बनता है वही मुझे देखना है। जब भी SO2 और Cl2 एक दूसरे के साथ में रिएक्ट होते हैं तो अपना वहाँ पे एक्स्ट्रा दिमाग अप्लाई नहीं करना है कि SO2 जब Cl2 के साथ में रिएक्ट होता है तो ये बनता है, ये बनता है, ऐसा कुछ रट्टा भी नहीं मानने का। जो दिखता है उसको जोड़ देने का, उसको चिपका देने का, अपना प्रोडक्ट तैयार कर देने का। देखो भाई यहाँ पे है SO2, यहाँ पे है Cl2, चिपका दो इन दोनों को, क्या बनेगा SO2 Cl2। समझा या नहीं समझा? इससे इजी और क्या हो सकता है भाई, कुछ भी नहीं हो सकता इससे इजी। 12th में ये SO2 था, ये Cl2 था, दोनों को चिपका दिया, SO2 Cl2 बना दिया। इसका नाम क्या है भाई? इसका नाम है सल्फ्यूरिल क्लोराइड। भाई एक बार याद रखने का, रिएक्शन लिखने से 2 मार्क नहीं मिलेंगे, नाम भी लिखना पड़ेगा तभी जाके 2 मार्क मिलेंगे, है कि नहीं? समझा या नहीं समझा? चलिए आ जाएंगे सेकेंड रिएक्शन पे। सेकेंड रिएक्शन आपकी किसकी करवानी की है? रिएक्शन ऑफ SO2 विथ O2। तो हम लोग को सेकेंड रिएक्शन जो करवानी है वो है रिएक्शन ऑफ SO2 विथ O2। O2 के साथ में हमको रिएक्शन करवाना है। देखो भाई, रिएक्शन ऑफ SO2 विथ O2, चलिए इसको भी देख लेंगे कि इसमें क्या करवाने का है हमको। इसमें कुछ भी नहीं करना है भाई, रिएक्शन बैलेंस नहीं रहेगी, रिएक्शन आप लोग अपने लेवल पे बैलेंस करोगे। और एक टिप देती हूँ, बीइंग अ फ्रेंड मैं आप लोगों को एक सजेशन देती हूँ, प्लीज़ रिएक्शन को बैलेंस करते समय अपना टाइम वेस्ट मत करो पेपर में। पेपर सिर्फ 3 घंटे का रहता है, रिएक्शन बैलेंसिंग करने में अगर 10 मिनट अगर चले जाते हैं ना तो लास्ट में आपका पेपर छूटने के 101% चांस है। इसलिए मैं मेरे वक्त तो कभी भी रिएक्शन को बैलेंस नहीं करती थी, तब भी मैं 95+ थी। मेरा स्कोर था 95/100 आउट ऑफ केमिस्ट्री में, ये वाले मार्क्स थे। मैंने रिएक्शन को बैलेंस वगैरह कुछ भी नहीं किया था, क्योंकि अगर मैं रिएक्शन को बैलेंस करती तो लास्ट का पेपर छूट जाता था। इसलिए मैं बिल्कुल बैलेंसिंग नहीं करती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा आधा मार्क कटता है, लेकिन वो आधे मार्क को बचाने के लिए हम लोग हमारे लास्ट के 10 या 20 मार्क का नुकसान नहीं कर सकते। चलिए अब आ जाएंगे SO2 विथ O2। यहाँ पे मैंने SO2 को लिया, इसकी रिएक्शन हम लोग O2 के साथ में करवाएंगे। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना एक्स्ट्रा वाला, जो दिख रहा है उनको रिएक्ट करवा देंगे और प्रोडक्ट बना देंगे। सबको पता है कि SO2 में जब ऑक्सीजन डालते हैं तो क्या बनता है? SO3। भाई आप सबको पता है कि सल्फ़र के सिर्फ और सिर्फ 2 ही टाइप के तो ऑक्साइड है। कौन से 2 ऑक्साइड है? एक है SO2, एक है SO3, और कोई ऑक्साइड नहीं है सल्फ़र का। अब H2SO4 वगैरह तो एसिड है, ऑक्साइड थोड़ी है। अब मैंने ये SO2 इधर ले लिया, तो जाहिर सी बात है ये SO2 को इधर लिया, उसके अंदर में ऑक्सीजन डाला, तो बनने क्या वाला है? दूसरा वाला ऑक्साइड, और कोई थोड़ी बन सकता है। तो क्या बनेगा भाई? SO3 बनेगा।
और कुछ बन भी नहीं सकता। अगर ये एक इस साइड में आ गया तो दूसरा इधर ही बनने वाला है। समझा या नहीं समझा? तो इसका नाम क्या है भाई? इसका नाम है आपका सल्फ़र डाइऑक्साइड। इसका नाम क्या है? सल्फ़र डाइऑक्साइड। और इसका नाम आपका क्या है? सल्फ़र ट्राइऑक्साइड। इसका नाम है भाई आपका सल्फ़र ट्राइऑक्साइड। दिमाग नहीं लगाना है। सल्फ़र है सल्फ़र, 2 ऑक्सीजन है इसलिए डाइऑक्साइड, 3 ऑक्सीजन है तो क्या रहेगा? ट्राइऑक्साइड। वेरी सिंपल। 3 है तो ट्राई, 2 है तो डाई, काम ख़त्म। चलिए भाई, अब हम लोग आ जाएंगे हमारे नेक्स्ट वाले सेक्शन पे। नेक्स्ट वाले सेक्शन में आपको बोल रखा है कि जब SO2 NaOH के साथ में रिएक्ट करेगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। चलिए देखेंगे थर्ड वाले रिएक्शन को। रिएक्शन ऑफ SO2 विथ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं NaOH के साथ में जब SO2 रिएक्ट करता है तो आपका क्या प्रोडक्ट बनता है गाइज, ये हम लोग को अभी डिस्कस करना है। चलिए तो डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर थिंग को, रिएक्शन ऑफ SO2 विथ पानी को। यहाँ पे क्या करने का है, यहाँ पे मैंने NaOH को लिया क्योंकि मुझे क्वेश्चन में बोल रखा है, ऐसा रट्टा नहीं मानने का है कि ये रिएक्शन पॉसिबल है। भाई आपको दिया जाएगा वहाँ पे कि किसके साथ में रिएक्शन करवाने की है। तो भाई यहाँ पे NaOH था तो मैंने यहाँ पे किसको लिखा? NaOH को। NaOH के अंदर में मुझे क्या डालना है? SO2 को डालना है। अब आधे लोग हैं ना पगले जैसे इसका भी प्रोडक्ट याद करते बैठते। जब NaOH SO2 के साथ में रिएक्ट होता है तो हमेशा ये वाला प्रोडक्ट बनता है, बस उसको पगले जैसे रट्टा मारते जाते, पेपर में भी रट्टा मारते रहते और दिमाग घूम जाता और ही कुछ प्रोडक्ट निकल के आता पेपर में और मार्क्स कैसे मिलते? 0-0। तो वहाँ पर भी आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है, वहाँ पर भी देखो क्या करने का है भाई। ये है आपका बेस, ये है आपका एसिड। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन सेंस, जब भी एसिड एक बेस के साथ में रिएक्ट करता है तो हमेशा बनता क्या है? सॉल्ट प्लस पानी, सॉल्ट प्लस पानी, वही होने वाला है। ये है बेस, ये है एसिड, बनेगा क्या? Na2SO3 प्लस पानी, Na2SO3 प्लस पानी। ये क्या है? ये सॉल्ट है। ये क्या है? ये पानी है, ये वाटर है। कितना इजी रिएक्शन था। बेस लिया, एसिड डाला, बेस और एसिड जब मिलते हैं सॉल्ट और पानी दे के जाते। समझा या नहीं समझा? चलिए आ जाएंगे फोर्थ वाले रिएक्शन में। भाई फोर्थ वाले रिएक्शन में आपको क्या बोल रखा है? ये Na2CO3 का सॉल्यूशन, Na2SO3 का। तो अब फोर्थ रिएक्शन में आपको बोल रखा है रिएक्शन ऑफ SO2 विथ Na2SO3 सॉल्यूशन। ठीक है भाई, तो आपको यहाँ पे बोल रखा है कि आपको SO2 की रिएक्शन करवानी है Na2SO3 के साथ में और बताने का प्रोडक्ट क्या रहेगा। लेकिन थोड़ा आंखें खोलो, दिमाग खोलो, कान खोलो और देखो यहाँ पे सॉल्यूशन वर्ड लिखा है। सॉल्यूशन से दिमाग में कुछ क्लिक होना चाहिए भाई, क्लिक होना चाहिए। चलिए देखेंगे आगे की तरफ। सबसे पहले यहाँ पे आपको बोल रखा है SO2 मैंने ले लिया, SO2 ले लिया भाई। इसके अंदर है मुझे क्या डालने का है? Na2SO3। देखो बेटा, अपना दिमाग एक्स्ट्रा अप्लाई नहीं करना है, जो दिख रहा है बस उसी को लिखना है। एक्स्ट्रा दिमाग लगाने गए ना तो प्रोडक्ट भी कुछ साइंटिस्ट जैसे अलग ही बनने लग जाएंगे, जो बुक से मैच नहीं होंगे, फिर 0-0 मिलेगा। तो ये है आपका SO2, ये है आपका Na2SO3। हो गया क्या मेरा काम? हो गया? नहीं हुआ बेटा, नहीं हुआ। यहाँ सॉल्यूशन वर्ड लिखा है। सॉल्यूशन मतलब उसके अंदर में क्या डाला होगा, खुद ही सोचो। अगर मुझे नमक का सॉल्यूशन बनाना है तो नमक के अंदर में क्या डालते हैं? सॉल्ट के अंदर पानी को डालते हैं ना, तभी जाके सॉल्यूशन बनता है। तो मुझे यहाँ पे भी किसको डालना पड़ेगा? पानी को। तो यहाँ पे आपका बनता है NaHSO3 बनता है। इसका नाम होता है सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड। समझे या नहीं समझे? बहुत आसान सी रिएक्शन है, इसमें कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं करना था, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना था। ये SO2 को लिया, Na2SO3 को इसके अंदर डाला। सॉल्यूशन बोल रखा है, सॉल्यूशन ना, पानी को डालना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि पानी नहीं डालेंगे। सॉल्यूशन बोला है तो वहाँ पे अपना दिमाग अप्लाई करना है। और इसके अंदर में क्या डालेंगे? NaHSO3, सोडियम बाइसल्फेट बन जाएगा। चलिए देखो कितना तगड़े तरीके से मैंने आपके 4 रिएक्शन को सिर्फ और सिर्फ एक ही फ्रेम में एकदम बेस्ट तरीके से एक्सप्लेन किया है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इसके नीचे बिल्कुल जैसे मैंने लिखा है ना बेस एसिड, वैसे ही मेंशन करना। अदरवाइज ऐसे पढ़ने जाओगे ना तो समझेगा नहीं। ले लो सारे के सारे इसका स्क्रीनशॉट। चलिए भाई, अब हम लोगों ने 4 चीज़ें डिस्कस तो कर ली। अब हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट वाले पॉइंट को, जो कि है आपका रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। चलिए डिस्कस करते हैं रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी को।
चलिए देखेंगे रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ SO2। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ SO2, ये क्या होता है आपका सल्फर डाइऑक्साइड। इसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी को हम लोग को डिस्कस करने का है। तो देखो भाई यहाँ पे हम लोग करने क्या वाले हैं, सबसे पहले जो हम लोग रिएक्शन करवाएंगे ना, सबसे पहली रिएक्शन हम लोग करवाने वाले हैं KMnO4 के साथ में। सबसे पहले चलो Fe3+ ले लेते हैं, फिर हम लोग लेंगे KMnO4 और फिर हम लोग लेंगे आयोडीन। ठीक है, ये तीनों के साथ में हम लोगों को रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी को डिस्कस करने का है। सबसे पहले तो दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि मैम आप हमको रिएक्शन तो समझा रहे हो, वो सब बात ठीक है बाबा, बट पहले ये तो समझाओ कि रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या होता है। डायरेक्ट पढ़ा दोगे तो बुक के जैसे ही नहीं हो जाएगा, फिर तो हम बुक से पढ़ लेंगे। तो सुनो भाई, सब समझा के देती हूँ। सबसे पहली चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि रिडक्शन रिएक्शन मतलब क्या होता है। रिडक्शन रिएक्शन मतलब ही क्या होता है। रिडक्शन रिएक्शन का वैसे तो बहुत सारे मतलब है, बहुत सारे, लेकिन अभी हमको जितना काम है ना हम उतना ही देखेंगे। रिडक्शन रिएक्शन का मतलब होता है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। जब भी आपका ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है ना वो डिक्रीज़ होता है, या ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है ना वो डिक्रीज़ होता है, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, मैं आप लोगों को बिल्कुल उसी तरीके से इसको समझाने वाली हूँ, बस इतना याद रख लो कि डिक्रीज इन दी ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब ही आपका रिडक्शन रिएक्शन होता है। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले, हम लोग इसके अंदर में डालेंगे भाई सबसे पहले आपके SO2 को। SO2 को हम लोग डालने वाले, हर जगह पे SO2 को डालेंगे। क्यों भाई SO2 को ही क्यों डाल रहे हैं, दिमाग में तो क्वेश्चन आता है ना कि SO2 को मैं हर बार क्यों डालूँ, मेरी मर्जी मैं SO2 को क्यों डालूँ। तो भाई आपको यहाँ पे याद रखना है ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है, ये केमिकल प्रॉपर्टी है। SO2 तो रिएक्ट करेगा ही ना, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी है। इसके अंदर में साइड बाय साइड आपको पानी भी डालने का है, साइड बाय साइड आपको इसके अंदर में पानी भी डालने का है, क्योंकि ये जो रिएक्शन है ये एक्वस मीडियम में होती है। एक्वस मतलब ये पानी होता है, तो एक्वस मीडियम में होंगी तो जाहिर सी बात है भाई कि हमको इसके अंदर में पानी तो डालना ही पड़ेगा। हाँ भाई डालना पड़ेगा। चलो अब सारे के सारे देखो यहाँ पे क्या बनने वाला है। यहाँ पे आपका जो सबसे पहला प्रोडक्ट बनता है ना बच्चों, यहाँ पे आपका सबसे, बच्चों नहीं भूलूंगी, यहाँ पे जो आपका सबसे पहला प्रोडक्ट बनता है वो रहता है Fe2+, और साथ में आपका रहता है H+ प्लस SO4 2-, ऐसा रहता है। इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हो, मैं तो इसको हर बार ऐसा लिखती हूँ Fe2+ प्लस H2SO4। आपको जैसे लिखना है आप वैसे यहाँ पे लिख सकते हो, ऐसा कोई टेंशन नहीं है कि नहीं तुमको ये लिखना है का नहीं तो मार्क्स कटेंगे, ऐसा कुछ नहीं है रे बाबा। अगर मैं डायरेक्ट ये बताती ना, आधे लोग कमेंट में लिखते थे कि मैम आपने तो फर्स्ट रिएक्शन गलत बता दी। ऐसा नहीं होता है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सब चलता है। ये H+ ये SO4- कंबाइन होके ही H2SO4 देते, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है यहाँ पे। ये दोनों है ना, ये दोनों कंबाइन होंगे और ये चीज़ दे देंगे। समझा या नहीं समझा ये वाला रिएक्शन, सबको समझा या नहीं समझा। अब आधे लोग बोलेंगे हमको कैसे याद रहेगा कि Fe3+ का कन्वर्शन Fe2+ में होगा। देखो रे भाई देखो, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ है, यहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ हुआ है, मतलब इस रिएक्शन का नाम क्या रहेगा, रिडक्शन रिएक्शन। इस प्रॉपर्टी का नाम क्या रहेगा, SO2 की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। समझा या नहीं समझा। 3+ का कन्वर्शन 2+ में हो गया, जो बच गया ना वो जनरली H2SO4 ही बन जाता है। ठीक है, चलो नीचे आ जाएंगे। फिर नीचे मैंने देखा KMnO4 है। भाई देखो यहाँ पे आपके कितने सही प्रोडक्ट बनते हैं। सबसे पहला आपका प्रोडक्ट बनेगा K2SO4, सेकेंड आपका प्रोडक्ट बनेगा MnSO4, थर्ड आपका प्रोडक्ट बनेगा H2SO4। कुछ ऑब्जर्व किया क्या इसके अंदर में, कुछ ऑब्जर्व किया क्या। हाँ भाई ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व मैंने यहाँ पे ये किया, पोटेशियम के साथ में भी SO4 वाला सॉल्ट बना, मैग्नीज के साथ में भी SO4 वाला सॉल्ट बना, और हाइड्रोजन के साथ में भी SO4 वाला सॉल्ट बना। देखो ज़रा मेरे तरफ, K2SO4, MnSO4, H2SO4, K2SO4, MnSO4, H2SO4। सबका जो जो दिखता ना सबका SO4 बना देने का। ऊपर में भी वही किया था, कुछ भी ज़्यादा नहीं किया था। यहाँ पे भी SO4 H2SO4 SO4 लगाते जाने का। ठीक है, नीचे आ जाओ। अब आपके दिमाग में कन्फ्यूजन ये होगा कि मैम ये भी रिडक्शन रिएक्शन है, हमको कैसे पता चलेगा। तो देखो भाई यहाँ पे अगर आप MnO4 का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हो ना, अगर मैं KMnO4 की बात करती हूँ, KMnO4, तो यहाँ पे K का रहता है +1,
Mn का मुझे निकालना है, इसलिए मैंने इसको x लिखा है, प्लस यहाँ पे कितना है 4, और ऑक्सीजन का ये कितना होता है -2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, x - 8 + 1 इक्वल्स टू 0, x - 7 इक्वल्स टू 0, x का वैल्यू कितना है यहाँ +7। मैग्नीज का यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +7। और जब मैं बात करूँगी मैग्नीज का यहाँ पर, तो MnSO4 में आप लोगों ने ये जाना कि MnSO4 में आपको मैग्नीज का निकालना है x+, और SO4 के ऊपर चार्ज कितना रहता है -2 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू +2। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। तो अब बताओ रे सारे के सारे, जोर से बोलो, यहाँ पे है +7, यहाँ पे है +2, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट रिड्यूस होता है, जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है, उस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, रिडक्शन रिएक्शन। इसलिए भाई ये भी आपकी क्या हुई, रिडक्शन रिएक्शन। चलो नीचे आ जाएंगे, नीचे में भी क्या बनने वाला है, कुछ स्पेशल नहीं बनने वाला है। यहाँ पे बनेगा HI, और साइड बाय साइड और क्या बन जाता है, बस वही अपना H2SO4, H2SO4, और यहाँ पे क्या बना, HI बना। ये क्या होता है, हाइड्रो आयोडिक एसिड होता है। अब आधे लोग बोलेंगे ये कैसा रिडक्शन रिएक्शन हुआ, फिर देखो भाई देखो, यहाँ पे आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, और यहाँ पे है आपके आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1। ये भी क्या हुआ, ये भी आपका ऑक्सीडेशन नंबर का क्या हुआ भाई, डिक्रीज हुआ ना, डिक्रीज हुआ ना आपके ऑक्सीडेशन नंबर का। 0 से -1 आ रहा है, 0 से कितना आ रहा है -1, डिक्रीज ही हुआ है। समझा या नहीं समझा, यहाँ से क्वेश्चन पेपर में आता है। ले लो सारे के सारे इसका स्क्रीनशॉट। चलिए भाई, केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस कर ली। अब हम लोग देखेंगे सल्फर डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना डिस्कस कर दे अपने सल्फर डाइऑक्साइड के पिक्चर को। देखते हैं भाई, ये इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क के लिए आता है। इतना आसान है ना, फिर भी बच्चों को लगता है कि बस एक जगह पे 2 बॉन्ड, एक जगह पे सिंगल बॉन्ड निकालने से 2 मार्क मिल जाएंगे। एग्जामिनर इतना तो डम नहीं कि आपको वहाँ पे 2 मार्क दे देगा। वहाँ पे लगता है एक ट्रिक, वही ट्रिक सेम वाला ट्रिक है बट बच्चों जो आप लोगों ने ओजोन में देखा था। ओजोन इसके पहले वाला लेक्चर था, वहाँ पे भी मैंने यही वाली ट्रिक पढ़ाई थी। अब हम लोग वही ट्रिक का यूज़ यहाँ पे करने वाले। जिन्होंने नहीं देखा टेंशन लेने का नहीं, अभी फिर से समझा दूँगी। चलिए देखते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट आपका जो पार्ट है वो है स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, जिसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। लेकिन स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड को डिस्कस करने से पहले आप लोग अपने दिमाग में एक चीज़ फिट कर लो। कभी कभी SO2 नहीं दिया जाता है, कभी कभी आपको सल्फर डाइऑक्साइड दिया जाता है। तो ऐसे केस में आपको याद रखना है कि SO2 ही भाई आपका सल्फर डाइऑक्साइड होता है। इसके लिए आपको 3 कसम खानी है आपको मेरे साथ में। तो पहली कसम जो आपकी है वो ये है कि चाहे ऑक्सीजन हो, ग्रुप 16 में कौन से एलिमेंट आते हैं, ओ स से टे पो, ओ स से टे पो, ओ स से टे पो। अब देखो आपको यहाँ पे क्या कसम खानी है। पहली कसम भाई आपको यहाँ पे ये खाने का है कि जब भी ऑक्सीजन हैंगे, जब भी ऑक्सीजन रहेगा या सल्फर रहेगा, कोई भी रहेगा, चाहे ऑक्सीजन ले लो या सल्फर ले लो, वो इक्विवेलेंट ही है। ठीक है भाई, ऑक्सीजन और सल्फर बिल्कुल एक जैसे ही है, क्योंकि वो सेम कंपाउंड, सेम एलिमेंट के है वो। ठीक है, ग्रुप 16 के। अब देखो यहाँ पे, जब भी यहाँ पे अगर आपको ऐसा दिख जाए एक बॉन्ड, तो आप हमेशा वहाँ पे कितने लोन पेयर लगाएंगे, 3 लोन पेयर। अगर आपको सल्फर भी दिख जाए एक बॉन्ड के साथ में, हमेशा आप लोग कितने लोन पेयर लगाएंगे, 3। सेकेंड केस, अगर आपको ऑक्सीजन 2 बॉन्ड के साथ में दिख जाए, तो हमेशा वहाँ पे कितने लगाएंगे आप लोग, 2 लोन पेयर। समझा या नहीं समझा। चाहे आपको सल्फर भी 2 दिख जाए, तो हमेशा आप लोग वहाँ पे 2 लोन पेयर दिखाएंगे। तीसरी कसम आपको जो खानी है वो ये है कि अगर ऑक्सीजन के साथ में आपको 3 बॉन्ड दिख जाए, तो आप हमेशा वहाँ पे 1 ही लोन पेयर लगाएंगे। सल्फर के साथ में भी आपको अगर 3 बॉन्ड दिख जाए, तो आप हमेशा वहाँ पे 1 ही ये लगाएंगे। ये ट्रिक है भाई सॉल्व करने का, क्योंकि लोन पेयर निकालते आता नहीं। तो देखो क्या करने का है, कितनी ईजी ट्रिक है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। जब बॉन्ड है 1, तो लोन पेयर कितने निकालेंगे, 3, 1 + 2 और 3। ये होगी 1 लोन पेयर, ये हुई 2, ये हुई 3, और ये एक बॉन्ड। 3 + 1 भी कितना होता है, 4। 3 + 1 भी कितना होता है, 4 होता है। यहाँ पे आ जाओ, अगर बॉन्ड है 2, तो लोन पेयर भी कितनी है, 2। भाई 2 + 2 भी कितना होता है, 4। यहाँ पे आ जाओ, अगर बॉन्ड है 3 और लोन पेयर है 1, 3 + 1 भी कितना होता है, 4। मतलब कॉम्बिनेशन कैसा भी करने का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन टोटल 4 ही आना चाहिए। अगर लोन पेयर है 3, तो बॉन्ड 1 निकालने का, 3 + 1 4।
अगर लोन पेयर है 2 तो बॉन्ड 2 निकालने के, 2 + 2 4। अगर लोन पेयर है 1, बॉन्ड है 3, 3 + 1 भी कितना होता है 4। 4 ही आना चाहिए। समझा या नहीं समझा? चलिए भाई, आ जाएंगे सारे के सारे यहाँ पे। जब मैं स्ट्रक्चर की बात करती हूँ ना, तो भाई ये है आपका सल्फर, ये है आपका ऑक्सीजन, एक है डबल बॉन्ड, एक है आपका डबल बॉन्ड और एक है भाई आपका सिंगल बॉन्ड। चलो देखो, ये तो कोई बच्चा भी निकाल लेता है, बट इस पे आधा मार्क भी नहीं मिलता। लोन पेयर दिखाना पड़ता है तब 2 मार्क मिलते हैं। देखो भाई, ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाया। जब भी ऑक्सीजन 2 बनाता है, लोन पेयर कितनी आती है? 2, 1, 2। ऐसा नहीं कि पगले जैसे अपने मन से कितने भी डॉट निकाल दिए, जहाँ पे मेरी मर्जी होंगी वहाँ पे मैं 3 निकालूंगा, जहाँ पे मेरी 1 होंगी, ऐसा कुछ नहीं चलने वाला। ये रूल फॉलो करना है। यहाँ पे सल्फर ने कितने बॉन्ड बनाए? 1, 2, 3। जब भी सल्फर 3 बनाता है तो कितने लोन पेयर आती है? 1। इधर आ जाओ भाई, ऑक्सीजन ने यहाँ पे कितने बॉन्ड बनाए? 1। और जब भी ऑक्सीजन एक ही बॉन्ड बनाता है तो कितने लोन पेयर आती है? 3। 1, 2 और 3। ये हुआ आपके सल्फर डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर। इसको आप भाई ऐसे भी बना सकते हो, सब चलता है रे बाबा। 2 मार्क मिल के आएंगे, सारे के सारे 2 मार्क लेके आना, प्रॉमिस करो। लो स्क्रीनशॉट लो। चलिए भाई, अब हम लोग पढ़ेंगे हमारे यूजेस ऑफ SO2। नहीं तो आधे लोग सोचेंगे मैम ने तो यूजेस करवा ही नहीं। चलो 2 मिनट के अंदर इसको भी देख लेते हैं। पहला आपको बोल रखा है बच्चों, यहाँ पे पहला बोल रखा है आपको, सल्फर डाइऑक्साइड इज यूज इन द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम एंड शुगर। आप लोगों ने देखा होगा ना, जो पेट्रोल को हम लोग गाड़ी के अंदर में डालते हैं, 2 व्हीलर्स, ऑटोमोबाइल्स, 4 व्हीलर्स, भाई वो पेट्रोल वैसा थोड़ी मिलता है। वो पेट्रोल तो क्रूड फॉर्म में रहता है, उसको रिफाइन करके फिर वो हमको ऐसे फॉर्म में मिलता है ना। तो उसको रिफाइनिंग के वक्त हम लोग SO2 गैस का यूज़ करते हैं। साइड बाय साइड इन ब्लीचिंग वूल एंड सिल्क। ब्लीचिंग करना, ब्लीचिंग जो होता है ना, आप लोगों ने देखा होगा, मैंने कल आपको कल नहीं, प्रीवियस वाली वीडियो में आपको ये बताया था ओजोन किस तरीके से ब्लीच करता है। वही प्रॉपर्टी यहाँ पे भी आने वाली है। नेक्स्ट आपको बोल रखा है एज एन एंटी क्लोर और डिसइंफेक्टेंट। आपको ये एक तो जर्म्स को किल करने में भी बहुत ज़्यादा मददगार होता है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ऑल्सो एट द सेम टाइम ये जो होता है ना, ये एंटी क्लोर करके भी यूज़ किया जाता है, मतलब क्लोरीन को रिमूव करने के लिए भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं। इसमें बोल रखा है एज अ प्रिजर्वेटिव। अगर साहित्य सी बात है, अगर जर्म्स को किल कर देगा तो बहुत सारे फ्रूट ग्रेन्स या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हमको एज अ प्रिजर्वेटिव करके रखना पड़ता है, तो उसमें भी हम लोग इसको रख सकते हैं, क्योंकि ये जर्म्स को आने भी नहीं देता है। ठीक है। और ये इन द मैन्युफैक्चर ऑफ SO2, H2SO4 बनाने के लिए जो एसिड है उसी का तो यूज़ किया जाता है, SO2 का। देखेंगे हम लोग कैसे यूज़ किया जाता है। लिक्विड SO2 इज़ यूज एज ए सॉल्वेंट टू डिजोल्व अ नंबर ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स। अब भाई SO2 जो है कि बहुत सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स को क्या करने के लिए, डिज़ोल्व करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। इससे H2SO4 भी बनता है। तो चलिए, अब यहाँ पे आपका SO2 वाला सेक्शन जो होता है ख़त्म होता है। मतलब हम लोगों ने सल्फ़र का फर्स्ट कंपाउंड डिस्कस कर लिया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग सल्फ़र का सेकंड कंपाउंड डिस्कस करने वाले हैं। और सल्फ़र का, जैसे कि मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग वाले चार्ट में बताया था इस क्लास के, कि सल्फ़र के टोटल 2 कंपाउंड होते हैं। SO2 पूरा फिनिश कर डाला। अब किसकी तरफ मूव करेंगे? अब हम लोग मूव करेंगे अपने नेक्स्ट सल्फ़र के कंपाउंड की तरफ, जिसका नाम है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। आई नो कि आप सब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, तो चलिए देखते हैं इस पर्टिकुलर थिंग को। चलिए, तो अब हम लोग इसके बाद में स्टार्ट करते हैं हमारे H2SO4 को और देखेंगे सेम वही वाली सीरीज़ जो SO2 में देखी थी। चलिए देखते हैं H2SO4 के प्रिपरेशन को। गाइज, ये वाला जो पार्ट है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस जो है ना, प्रीवियस ईयर में अगर मैं बोलूँ लास्ट के 10 साल में, तो लास्ट के 10 साल में कम से कम 7 बार तो ये वाली चीज़ आ चुकी पेपर में, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो चलिए देखते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस को, जो कि हर साल आता है 3 मार्क के लिए। और ये भी देखेंगे कि क्यों ये क्वेश्चन एग्जामिनर का इतना ज़्यादा फेवरेट है। चलिए देखते हैं। चलिए, H2SO4 का ही मतलब क्या होता है? H2SO4 का ही मतलब होता है सल्फ्यूरिक एसिड। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन को। क्या देखने वाले हैं? मेथड ऑफ प्रिपरेशन को देखने वाले हैं H2SO4 के। इसी मेथड ऑफ प्रिपरेशन को कॉन्टैक्ट प्रोसेस भी बोला जाता है। भाई, ये नाम सबको पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में 3 मार्क के लिए आता है। बहुत ज़्यादा IMP क्वेश्चन है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इतना खतरनाक वाला क्वेश्चन है ना, ये इंपॉर्टेंट। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ H2SO4।
लेकिन पेपर में ऐसा नहीं लिखा जाता है कि बेटा चलो H2SO4 को प्रिपेयर करने की मेथड बताओ, ऐसा कुछ नहीं आने वाला। एग्जामिनर डायरेक्टली बोलता है एक्सप्लेन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस। वो ये भी नहीं बताता कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस में किसका मैन्युफैक्चरिंग करने का है। उसको लगता है कि बच्चों को आना चाहिए क्योंकि 3 मार्क का है, तो 3 मार्क का तो ये क्वेश्चन है भी नहीं, इतना ईजी क्वेश्चन ना। तो खुद ही सोचो क्या एग्जामिनर सच में ये 3-3 मार्क देगा इतने से क्वेश्चन को? नहीं रे बाबा, इतने से क्वेश्चन को 3-3 मार्क नहीं मिलने वाले, लेकिन उसमें 1 मार्क आपको अपना दिमाग अप्लाई करने के लिए मिलता है कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस किसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए रहता है। जिसका यहाँ पे बल्ब जल गया ना, वो उसके मार्क्स आराम से पक्के हो जाते हैं। पता होना चाहिए भाई कॉन्टैक्ट प्रोसेस से क्या बनाते हैं, H2SO4 बनाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं, याद रखने का। चलिए ये तो हो गया। इसमें भाई आपके टोटल 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। चलिए देखेंगे हम लोग स्टेप नंबर 1 को। स्टेप नंबर 1 का नाम होता है रोस्टिंग इन एयर। रोस्टिंग इन एयर आपका स्टेप नंबर 1 होता है। स्टेप नंबर 2 जो होता है, स्टेप नंबर 2 को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। सबसे पहली चीज़ तो मुझे आपको ये बताना है कि अगर आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आ रहा होगा कि डायग्राम निकालना है कि नहीं रे बाबा, इतने बड़े डायग्राम को थोड़ी कभी निकालने के लिए बोला जाता है। अब पहले में पूछा जाता था, अब ऐसा कुछ नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तीसरी स्टेप जो आपकी रहती है वो रहती है कन्वर्शन ऑफ SO3 into oleum and oleum into H2SO4। ये आपके टोटल 3 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला है रोस्टिंग इन एयर, सेकेंड रहता है आपका कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, और थर्ड रहता है आपका कन्वर्शन ऑफ SO3 into oleum and oleum into H2SO4, ठीक है। 3 स्टेप का क्वेश्चन है। और आधे लोग सोचेंगे मैम वो जो बड़े बड़े सेंटेंसेस लिखे हमको भी वो लिखना है, कुछ भी नहीं रे बाबा। लेकिन हाँ, ये जो मैंने हेडिंग दिया ना, इतना भी हेडिंग दिखाना तो किसी के भी अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि आपके 3 में से मार्क्स काट सके। चलिए देखते हैं हम लोग इस चीज़ को करने का क्या है। सबसे पहले खुद ही मुझे बता दो, मुझे H2SO4 चाहिए। मुझे क्या चाहिए भाई, मुझे H2SO4 चाहिए। तो जाहिर सी बात है अपना दिमाग लगाओ, रिएक्शन को रट्टा नहीं मानना है कि पहले ये हो उसके साथ रिएक्ट करता है फिर ये बनता है फिर उसमें ये डालते हैं, ऐसा कुछ दिमाग में अप्लाई नहीं करना है। देखो भाई सबसे पहले तो मुझे सल्फर चाहिए। जाहिर सी बात है अगर बाँस रहेगा ही नहीं तो बाँसुरी कहाँ से बनेगी। बाँसुरी को बनाना है तो बाँस तो चाहिए ना। इन द सेम फैशन अगर आपको H2SO4 को बनाना है तो सल्फर तो चाहिए ना। सल्फर ही नहीं रहेगा तो कहाँ से H2SO4 बनेगा भाई। सबसे पहले हम लोग लेंगे सल्फर को। सल्फर से किसको बनाएंगे, SO2 को बनाएंगे। SO2 बनाने से काम हो जाएगा क्या, नहीं रे बाबा। यहाँ पे तो मुझे SO4 चाहिए, यहाँ पे तो मुझे SO4 चाहिए। तो SO2 से काम होगा क्या, नहीं होगा। क्या लेना पड़ेगा, SO3 बनाना पड़ेगा SO2 से। अब इससे काम हो जाएगा क्या, हाँ बोलने का हो जाएगा, नहीं बोलना। क्योंकि आप सबको पता है कि सल्फर के तो 2 ही ऑक्साइड होते हैं, SO2 और SO3। SO4 थोड़ी होता है। तो अब हम लोग फिर इससे क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं। तो सबसे पहले स्टेप में बाँस को लेना है क्योंकि बाँसुरी को बनाना है। सल्फर को तो लेना ही पड़ेगा ना। सल्फर से क्या बनाएंगे, SO2। क्यों, क्योंकि SO4 चाहिए। SO2 से काम जमेगा क्या, नहीं रे बाबा। SO2 से SO3 बनाना पड़ेगा ना। अब SO3 से SO4 बनाएंगे ऐसा मत बोलना, SO4 एग्जिस्ट नहीं करता है भाई। फिर उससे क्या बनाएंगे, H2SO4। ये ट्रिक जिसको समझ गया ना, काम गेम इज़ ओवर। चलिए देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले स्टेप में किसको लेंगे, बाँस को लेंगे। सबसे पहले स्टेप में सल्फर को लेंगे। क्या डालना पड़ेगा, सल्फर से क्या बनाना है भाई मुझे सल्फर से क्या बनाने का है, मुझे सल्फर से SO2 बनाने का है। तो जाहिर सी बात है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन सेंस सल्फर से SO2 बनाना है, डालना क्या पड़ेगा, डालना ऑक्सीजन पड़ेगा, तभी तो ये रिएक्शन होगी ना। अब बुक में आधे लोग बोलेंगे मैम इसके नीचे एक और रिएक्शन भी तो है बुक में, तो हम लोग क्या वो रिएक्शन को भी लिखे, नहीं रे बाबा। आपको वो सेकेंड वाली रिएक्शन को नहीं लिखना है, वो आपके लिए ऑप्शन दे रखा है। आपको जो भी रिएक्शन पसंद है आप वो रिएक्शन लिखो। ऐसा नहीं कि बुक में दोनों दे रखी तो आपको भी दोनों ही लिखना पड़ेगा। कोई भी, मेरे को तो ये वाली रिएक्शन पसंद है इसलिए मैं यही लिखती हूँ। जिसको वो हार्ड वाली रिएक्शन लिखता है ना, वो देखो बुक में जाके यही लिखेंगे सारे के सारे। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इस SO2 को यहाँ पे लेंगे। कुछ भी नहीं करने का रे बाबा, इस SO2 को यहाँ लेंगे। इस SO2 से अब मुझे क्या बनाने का है, देखो सल्फर से मैंने SO2 बना लिया। अब SO2 से मुझे क्या बनाना है, SO3 बनाने का है। जाहिर सी बात है SO2 से SO3 बनाने का है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन सेंस। यहाँ पे है ऑक्सीजन 2,
यहाँ पे है ऑक्सीजन 3, इसके अंदर में किसको डालना पड़ेगा, इसके अंदर में ऑक्सीजन को डालना पड़ेगा, तभी जाके तो SO3 बनेगा ना भाई। देखो रे बाबा, सल्फर में ऑक्सीजन डालेंगे तो SO2 बना, SO2 से आप किसको बनाने का, SO3 को। यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 3, क्या डालना पड़ेगा, ऑक्सीजन डालना पड़ेगा। ये रिएक्शन में हम लोग डालते हैं V2O5। भाई यहाँ पे जो आपका V2O5 है ना, इसी को कहा जाता है वनाडियम पेंटाऑक्साइड। क्या कहा जाता है, वनाडियम पेंटाऑक्साइड, और ये आपके कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है। नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या होगा, फिर हम लोग ये SO3 को इधर लेंगे, SO3 के अंदर हम लोग डालते हैं H2SO4 को, इससे आपका बनता है H2S2O7। सुनो रे बाबा, मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो रहा होगा, ये क्या चल रहा है, कुछ समझ ही नहीं रहा है। फिर H2S2O7 को लेते, इसके अंदर में पानी को डालते, सब समझा के देती हूँ, मुझे सिर्फ 2 मिनट का समय दो। यहाँ पे बनता है H2SO4। चलिए आ जाओ सारे के सारे। सबसे पहली और सबसे काम की चीज़, यहाँ पे आपको SO3 से क्या बनाने का है, H2S2O7। अब आधे लोग बोलेंगे मैम ये H2SO4 ये तो हमको बनाना था, फिर आपने ये H2SO4 को इसके अंदर में क्यों डाला, ये बुक वालों ने भी यही पागल काम करके रखा है, आपने भी यही पागल काम करके रखा, लॉजिक क्या है वो बताओ हमको। तो सुनो भाई, ये जो H2SO4 आप लोग लेते हो ना, ये सिर्फ आप लोग 3 या 4 ml लेते हो। कितना लेते हो, 3 से 4 ml लेते हो। और यहाँ पे आपको जो H2SO4 मिलता है ना भाई, उससे ये 800 से 1 लीटर तक के मिलता है। 800 ml से ये आपको 900 ml तक मिलता है। तो मुझे एक बात बताओ, अपना क्या जाता है, 3 ml H2SO4 दे देने से क्या जाता है, मिल तो रहा है ना 800-900 ml। भाई यही आपकी प्रोसीजर है। आधे लोग ये तो उनको सबको आता है, यहीं पे लटक जाते, उनको पेपर में लगता है मैंने गलत तो नहीं पढ़ा था, H2SO4 तो बनाने का था, फिर डाला क्यों। लेकिन आप समझ में आया, ये SO3 को इसके अंदर लेंगे, H2SO4 को डालते हैं, भले ही आपको H2SO4 बनाने का है, लेकिन ये सिर्फ 3 से 4 ml ही डाला जाता है। और इससे क्या बनता है, H2S2O7। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम ओलियम होता है, ओलियम। अब ये हायर वाला सल्फ्यूरिक एसिड है। अब जाहिर सी बात है भाई, हायर से लोअर बनाने का है तो क्या डालना पड़ेगा, हायर से लोअर बनाने का है तो उसके अंदर में क्या डालेंगे, पानी डालेंगे। अब आपका H2SO4 बन गया। सबसे पहली स्टेप सल्फ़र से SO2 बनाने का, सेकेंड स्टेप SO2 से SO3 बनाने का, थर्ड स्टेप SO3 में H2SO4 डालेंगे और क्या बनाएंगे, H2S2O7 जिसको ओलियम बोलते हैं। H2SO4 क्यों डाला, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सिर्फ 3 से 4 ml डाल रहे हैं, क्या जाता है अपना, लेकिन बन कितना रहा है, 800 से 900 ml। फिर H2SO4 H2S2O7 क्या है, हायर एसिड, उसके अंदर में किसको डालेंगे, पानी को डालेंगे, क्या बनाएंगे, लोअर एसिड, किसका नाम है H2SO4। ये क्या है भाई, 800 से 900 ml बना, बहुत ज़्यादा बना। और ये 96 to 98% कैसा रहता है, 96 to 98% भाई ये आपका कैसा रहता है, प्योर रहता है। समझे या नहीं समझे, आ जाएगा तो सारे के सारे चैट बॉक्स में, सॉरी कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे कि हम ये करके आएंगे, प्रॉमिस करेंगे सारे के सारे। मुझे जिसने जिसने देखा है मैं बहुत खुश होंगी। ठीक है, समझ में आ गया सबको ये भाई, ये स्टेप याद रखने का, 3 से 4 ml ये डालना पड़ता है तभी जाके ये बनता है। फिर ये से ये इतना सारा बन रहा है ना, 3-4 ml देने में क्या जाता है जब 800-900 ml मिल रहा है। तो चलिए ले लो इसका स्क्रीनशॉट। चलिए भाई, अब हम लोग देखेंगे आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ H2SO4 को। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ H2SO4 में आपको दे रखा है सल्फ्यूरिक एसिड इज कलरलेस डेंस ऑयली लिक्विड। ठीक है, ये कलरलेस होता है, मतलब इसका कोई कलर नहीं होता। अगर आपने लेबोरेटरी में देखा होगा तो केमिकल लेबोरेटरी में डेंस होता है और ये थोड़ा सा ऑयलिश टाइप नेचर का होता है। मेरे तो हाथ पे गिरा था तो थोड़ा सा वो पूरा येलोइश टाइप का हैंड हो गया था, कंसनट्रेटेड था वो MSc के लैब में कंसनट्रेटेड था और पूरा हाथ येलो हो गया था। बट जब वो गिरता है ना तो वो थोड़ा सा चिकना, मतलब ऐसा होता है, वो स्टिकी नेचर का होता है, ऑयली नेचर का होता है। एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ इसलिए बता रही हूँ। उसके बाद में सेकंड होता है, इट हैज़ अ डेंसिटी ऑफ, उसका डेंसिटी होता है 1.84 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वो फ्रीज होता है एट 283 केल्विन और बॉयल होता है एट 611 केल्विन। इट इज़ हाईली करोजिव, बहुत ज़्यादा करोजिव नेचर का होता है। जब गिरता है ना बड़ा जलन मारता है सच में। एंड प्रोड्यूसेस सीवियर बर्न्स ऑन द स्किन। अभी बताया जब वो हाथ के ऊपर गिरा था ना मेरे, तो ऐसा बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, खतरनाक वाला करोजिव नेचर का होता है, बहुत पेन मारता है, ऐसा तिलबिला जाते हैं और पूरी स्किन को क्या कर देता है, कम से कम 6-7 दिनों के लिए बर्न कर देता है, पूरा येलोइश हैंड हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वो डिहाइड्रेट कर देता है।
समझा या नहीं समझा। अब हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट को, जो कि क्या आता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बाद में हमेशा किसकी एंट्री होती है भाई, केमिकल प्रॉपर्टी की होती है। तो चलिए लेंगे एंट्री अब हम सारे के सारे किसके अंदर में, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ H2SO4 के अंदर में। चलिए तो केमिकल प्रॉपर्टी को देखने से पहले एक बार केमिकल प्रॉपर्टी के हम लोग चार्ट को देख लेते हैं। तो हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ H2SO4। तो भाई आपका जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसकी जो भी केमिकल प्रॉपर्टी है उसमें भी टोटल 4 टाइप के रिएक्शन हम लोगों को डिस्कस करना है। सबसे पहली रिएक्शन जो हमको डिस्कस करना है वो है भाई आपका रिएक्शन विथ सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है आपकी वो रहती है एसिडिक प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी रहती है, एसिडिक प्रॉपर्टी। मैं आगे पीछे नहीं लेती हूँ, बुक के हिसाब से चलते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। सबसे पहली प्रॉपर्टी कौन सी रहती है, एसिडिक प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी आपकी रहती है रिएक्शन विथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, रिएक्शन विथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं भाई, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी आपकी जो रहती है ना वो रहती है डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी। ये रहती है आपकी थर्ड वाली प्रॉपर्टी जिसका नाम होता है डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी। और जो लास्ट होता है आपका वो होता है रिएक्शन विथ सॉल्ट्स, रिएक्शन विथ सॉल्ट। ये आपका लास्ट वाला पार्ट होता है। समझा या नहीं समझा। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ H2SO4 में हमको 4 टाइप्स की प्रॉपर्टीज पढ़ने का है। एसिडिक प्रॉपर्टी, रिएक्शन विथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ऑफ कोर्स H2SO4 के साथ में। इसी चीज़ को हम लोग ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। एक रहता है आपका डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी और एक रहता है रिएक्शन विथ सॉल्ट। ये सारे के सारे रिएक्शंस हम लोग नेक्स्ट वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। Thank you very much for watching this video. If you find this video interesting, then please do like, share, comment and subscribe to our channel if you haven't yet subscribed. Okay, keep watching my videos. Bye.